Hello friends, it's Vanna here. Welcome to my YouTube channel. Today we are doing chapter 8 of science pedagogy, which is about text or material aids in science teaching. So first of all, we need to understand what are the material aids. Okay. Material aids are also known for learning resources. जो भी टीचर क्लास में पढ़ा रहा है उसको मटेरियल एड्स को एज अ लर्निंग रिसोर्स के रूप में लेके चलेगा कि जिससे उसकी वो लर्निंग इम्प्रूव कर सके, क्लास में बच्चों की लर्निंग इम्प्रूव कर सके और लर्निंग और भी बेहतर, इंटरेस्टिंग और इंजॉयबल बनाई जा सके। मटेरियल एड्स का क्लास में इसलिए टीचर यूज करेगा। दीज रिसोर्सेज मेड लर्निंग सिंपल। ये जो रिसोर्सेज हैं जो भी हम यूज़ करते हैं, चाहे वो ऑडियो विजुअल एड्स हों, चाहे वो टेक्स्ट बुक्स हों, चाहे वो वाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड हो, कुछ भी हो, उससे लर्निंग को सिंपल बनाया जाता है। मटेरियल एड्स देखें प्राइमरी क्लासेस में बहुत हेल्पफुल होती हैं क्योंकि इससे बच्चों को एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट ईजिली समझाए जा सकते हैं। प्राइमरी क्लासेस में तो देखें जब मोस्टली कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट्स पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है तो उसमें हम एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, ऑब्जर्वेशन के थ्रू बच्चों को सिखा देते हैं। बट अपर प्राइमरी क्लासेस में क्योंकि हमें उन्हें एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट भी पढ़ाने होते हैं तो वहाँ पे मटेरियल एड कैसे काम करती है हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे देखें बच्चों को हमने बताना है कि अर्थ इज राउंड एंड इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है बच्चों के लिए। अब हमें ऐसे ही बता देंगे तो उन्हें इतनी अच्छे से समझ ना भी आए, तो इसको अच्छे से समझाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उन्हें कोई वीडियो दिखा सकते हैं, ठीक है, उन्हें कोई कंप्यूटर पे ग्राफिक्स दिखा सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे हम दिखा सकते हैं कि अर्थ कैसे रिवॉल्व कर रही है सन के अराउंड, ठीक है। फिर आगे हम ऑर्बिट का कंसेप्ट भी समझा सकते हैं। ऑर्बिट इज द पाथ थ्रू अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। तो हम ये सब जो एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट्स हैं बच्चों को मटेरियल एड्स की हेल्प के थ्रू हम अच्छे से समझा सकते हैं, ठीक है। तो ये है मटेरियल एड्स को लर्निंग रिसोर्सेज के रूप में जाना जाता है और ये लर्निंग को सिंपल बनाते हैं और ये बच्चों को एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट समझाने के लिए बहुत हेल्पफुल है। आगे देख लेते हैं। देखिए लर्निंग रिसोर्सेज चूज करने का क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, हमें कैसे लर्निंग रिसोर्सेज चूज करने हैं, ठीक है, जो सही हो। एप्रोप्रिएटनेस ऑफ लर्निंग रिसोर्सेज, सबसे पहले हमें वही लर्निंग रिसोर्सेज चूज करने हैं जो बच्चों की एज के अकॉर्डिंग हो। अवेलेबिलिटी, देखिए अब हम देखते हैं कि जैसे छोटे स्कूल्स हैं ना, या कुछ भी जिनके पास फंड कम है, एक लैब होती है या दो लैब्स होती हैं, हार्डली वन ही लैब होती है मोस्टली स्कूल्स में। तो ऐसा कोई पीरियड चूज करना है जिसमें आप बाकी के टीचर्स जो हैं लैब को फ्री रखें, ठीक है। ये ना हो कि आपने भी उसी पीरियड में अपने बच्चों को कुछ एक्सपेरिमेंट करके दिखाना है, दूसरे टीचर ने भी दिखाना है, तो आपको जो लर्निंग रिसोर्स के थ्रू पढ़ाना है उसकी अवेलेबिलिटी ही ना हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। अवेलेबिलिटी का पहले पता लगा के फिर उसी अकॉर्डिंगली आपको अपना सब्जेक्ट जो टीच करना है प्लान करना चाहिए। इकोनॉमिक होना चाहिए। देखें अब बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जो कि इतना फंड नहीं रख सकते प्रोजेक्टर्स के लिए या कह लो लैब्स के लिए, है ना, उसमें वो नए नए इक्विपमेंट नहीं ला सकते। तो आपको अपने लर्निंग रिसोर्सेस अपने स्कूल की इकोनॉमिक कंडीशन देख के ही चूज करने हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है सेफ्टी, ठीक है, सेफ्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जैसे आपने बच्चों को सी क्रिएचर्स के बारे में पढ़ाना है तो ये तो नहीं है कि आप बच्चों को पानी में ले जाके ही सी क्रिएचर्स के बारे में समझाएंगे, ऐसा नहीं है। तो इसका भी ध्यान रखना है कि जो भी लर्निंग रिसोर्सेस आप चूज कर रहे हैं वो सेफ्टी के रूप में बिल्कुल सही हो, उससे किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। तो देख लें क्राइटेरिया क्या है लर्निंग रिसोर्सेज चूज करने के। बच्चों की एज के अकॉर्डिंग होने चाहिए, अप्रोप्रिएटनेस हो, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमने विषय वस्तु पढ़ाना है उसके साथ रिलेटेड होना चाहिए। जो भी सब्जेक्ट मैटर हमने पढ़ाना है उसको ध्यान में रखते हुए ही हमें लर्निंग रिसोर्स चूज करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सेल्स के बारे में पढ़ा रहे हैं तो हमें पता है कि हम उनके लैब में ले जाकर बच्चों को माइक्रोस्कोप के थ्रू हम उन्हें ऑब्जर्वेशन स्किल्स के थ्रू हम समझा सकते हैं, ठीक है। उसमें फिर मेजरमेंट स्किल या प्रिसीजन स्किल नहीं चलेगी। तो ऐसे हमें लर्निंग रिसोर्सेज का ध्यान रखना है, सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए और बच्चों की एज को भी।
अवेलेबिलिटी की जो भी आपने लर्निंग रिसोर्स चूज करना है वो आपको इजीली अवेलेबल हो। इकोनॉमी, बजट को ध्यान में रख के ही आपने लर्निंग रिसोर्सेज चूज करने हैं। और सेफ्टी तो फिर इम्पोर्टेंट है ही। ठीक है जी, आगे देख लेते हैं। इसके अतिरिक्त वेरियस और भी लर्निंग रिसोर्सेज हैं, जैसे कि अलग अलग तरह के लर्निंग रिसोर्सेज हैं। चिल्ड्रंस आइडिया एज लर्निंग रिसोर्सेज, बच्चों के जो आइडियाज होते हैं उन्हें हम लर्निंग रिसोर्स की तरह यूज कर सकते हैं। इमीडिएट इन्वायरमेंट को यूज कर सकते हैं। कम्युनिटी लर्निंग रिसोर्सेज इन क्लासरूम। तो इस एक एक पॉइंट को हम डिटेल में समझ लेते हैं क्या कह रहे हैं ये। देखिए, बच्चों के आइडिया को हम लर्निंग रिसोर्स के रूप में कैसे वो कर सकते हैं। ये आइडियाज इकट्ठा होना भैया। बच्चे जब भी क्लास में आते हैं उनके कुछ देखे कंसेप्ट्स बने होते हैं, ठीक है, अपने साथ कुछ वो एक्सपीरियंसेस से नॉलेज लेके क्लास में आए होते हैं। तो टीचर शुड अंडरस्टैंड हाउ चिल्ड्रन आर थिंकिंग। क्यों क्या होता है, फिर उसी को बेस बना के बच्चों के आइडियाज को टीचर आगे पढ़ाना फिर स्टार्ट कर देती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। बच्चों में एक जो ना रॉन्ग कंसेप्ट बना होता है कि जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं तो साथ में ट्रीज भी उनके साथ चल रहे होते हैं, उन्हें उनके दिमाग में ये कंसेप्ट होता है। तो टीचर को उनके रॉन्ग कंसेप्ट्स को चैलेंज करना चाहिए और उनको नॉलेज देके, सही नॉलेज देके उनको इम्प्रूव करना चाहिए, उनके रॉन्ग कंसेप्ट्स को सही करना चाहिए। जैसे टीचर उन्हें यहाँ पे मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस का चैप्टर पढ़ा के उनके ये आइडियाज क्लियर कर सकती है कि ट्री स्टेबल रहते हैं पर सिर्फ बस ही मूव कर रही होती है। ठीक है, तो इस तरह से टीचर शुड अंडरस्टैंड हाउ चिल्ड्रन आर थिंकिंग, उनकी प्रीवियस सेल्फ मेड कंसेप्ट्स को चेक करना चाहिए और उन्हें नॉलेज देके उनके रॉन्ग कंसेप्ट्स को सुधार लेके आना चाहिए। ठीक है, तो चिल्ड्रंस के आइडिया एज अ लर्निंग रिसोर्स यूज हो सकते हैं। आगे इमीडिएट इन्वायरमेंट, जो जिस भी इन्वायरमेंट में बच्चे रहते हैं, ठीक है, टीचर उसी को भी एक तरह से एग्जाम्पल्स एज अ लर्निंग रिसोर्स यूज कर सकती है। जैसे टीचर बच्चों के सामने ये क्वेश्चन रख सकती है कि बच्चों बताओ प्लांट्स कैसे ग्रो करते हैं, या रेनफॉल कैसे होती है, कार्स रोड पे कैसे चल रही हैं, या प्रेशर कुकर विसल कैसे करता है। तो इससे क्या होगा, उनमें बच्चों में एक क्यूरियोसिटी लेवल आएगा और टीचर इसे एक लर्निंग रिसोर्स की तरह यूज कर रही है। ठीक है, बच्चों को समझाने के लिए। आगे कम्युनिटी एज लर्निंग रिसोर्सेज, जैसे कि हमें पता है कि बच्चे हैं जो डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी से आते हैं। अगर टीचर को बच्चों की कम्युनिटी के बारे में नॉलेज है कि कौन कहाँ से आया है, कौन कहाँ से, तो टीचर इसे एक लर्निंग रिसोर्स की तरह यूज कर सकती है। ठीक है, अब बच्चे हैं, बच्चे बहुत कुछ अपनी फैमिली सोसाइटी से सीखते हैं। कुछ बच्चे कंट्री साइड जैसे गाँव में रहते हैं, तो उन्हें खेती फार्मिंग वगैरह उन्हें पता होता है क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को देखते हैं करते हुए। तो वह उन बच्चों से बहुत ज्यादा नॉलेजेबल होंगे, मतलब खेतों को लेके, फार्मिंग को लेके, जो बच्चे शहरों में रहते हैं। ठीक है, अब टीचर को अगर कम्युनिटी की उनकी ठीक है इंफॉर्मेशन है या कहाँ से क्या कौन बच्चे आ रहे हैं, तो टीचर क्या कर सकती है, हिट्रोजीनियस ग्रुप बना सकती है। ठीक है, जैसे बच्चों को अगर उसने क्रॉप्स का टॉपिक पढ़ाना है तो वो हिट्रोजीनियस ग्रुप बना देगी कि कुछ बच्चे शहर से ले लिए और कुछ बच्चे गांव के, सो दैट दे कैन शेयर देयर नॉलेज विद ईच अदर। ठीक है, तो इस तरह से देखें टीचर कैसे कम्युनिटी को भी एक लर्निंग रिसोर्स की तरह यूज कर सकती है। बच्चों में एजुकेशन इम्पार्ट करने के लिए वो कैसे कम्युनिटी को यूज कर सकती है। ठीक है जी, आगे देख लेते हैं। हाँ, फिर क्लासरूम वो देखें एक लर्निंग रिसोर्स है ही है, पढ़ने का एक साधन है ही है। क्लासरूम तो बहुत अच्छा और फॉर्मल एजुकेशन का एक क्लासरूम है ना, इसको रूप माना गया है फॉर्मल एजुकेशन का। यहाँ पे बच्चे जो भी अपने परिवार से, जो भी अपने इमीडिएट इन्वायरमेंट से, जो भी अपनी थिंकिंग से, ठीक है, आइडियाज लेके आए हैं, जो भी नॉलेज लेके आए हैं, उनकी सबकी क्लैरिटी कहाँ होती है, क्लासरूम में। क्लासरूम में और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे टेक्स्ट बुक के थ्रू पढ़ाती है टीचर, ब्लैक बोर्ड, चॉक्स, ये सारे लर्निंग रिसोर्सेज क्लासरूम के अंडर आ जाते हैं। फिर ऑडियो विजुअल रिसोर्सेज भी टीचर यूज कर सकती है, माइक्रो प्रोजेक्टर, मॉडल्स यूज कर सकती है, इंटरेक्टिव आईसीटी रिसोर्सेज, ठीक है, जिसमें कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी के रिसोर्सेज, आजकल आपको पता है
की कंप्यूटर, ऑनलाइन, इंटरनेट, है ना, वेबकैम, ये सब ने कितना टेक ओवर कर लिया है हमारी टेक्स्ट बुक्स को, तो ये रिसोर्सेज भी यूज कर सकती है। ठीक है, तो क्लासरूम में जो भी बच्चे अपने साथ कंसेप्ट लेके आते हैं उसकी क्लैरिटी हो जाती है। और भी लर्निंग सोर्सेस हैं जहाँ हम कह दें कि वेरियस अदर एक्टिविटीज हैं इन साइंस टीचिंग लर्निंग में, जो कि हम पहले भी बहुत कर चुके हैं। ये वाला टॉपिक तो बहुत सारी एक्टिविटीज करवाई जाती हैं साइंस टीचिंग में, फिर एक बार रिवीजन कर लेते हैं। फील्ड ट्रिप और एक्सकर्जन्स, जैसे म्यूजियम, साइंस पार्क, साइंस सिटी, बोटेनिकल गार्डन्स। बोटेनिकल गार्डन्स वो होते हैं जहाँ बहुत फ्लावर्स वगैरह बच्चों को, है ना, लेके जाया जाता है। साइंस सिटी आपने सुना होगा, हम अगर आप इंडिया की बात करें पंजाब में, तो कपूरथला में देखिए साइंस सिटी है, जहाँ पे अगर आप कभी आपका मौका लगा हो, आप गए हों, तो वहाँ पे लेजर शो दिखाया जाता है। वहाँ पे एक रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट बड़े ही प्रैक्टिकल वे में दिखाया गया है। तो इसमें क्या होता है, बच्चों में एक देख के चीजों को, कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस करके चीजों को ज्यादा सीखने की जो उनकी क्षमता है वो बढ़ती है। देखें, विच हेल्प स्टूडेंट्स टू क्लैरिफाई सब्जेक्ट मैटर एंड क्रिएट्स इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट, एस्टैब्लिशिंग कॉन्टैक्ट विद आउटर वर्ल्ड। कि जो वो किताबों में पढ़ रहे हैं, जब वो फिजिकली उन चीजों को देखते हैं तो बच्चों में बहुत इंटरेस्ट आता है और वो उन चीजों को बहुत डीपली समझ पाते हैं। इंटरटेनमेंट वैल्यू भी हो जाती है कि बच्चे एक मनोरंजक तरीके से देख पाते हैं उन चीज़ों को। फील्ड ट्रिप पे गए हैं और चीज़ें सीखने को भी मिल रही हैं। मेक्स दी लर्निंग इंजॉयबल, क्लासरूम से बाहर देखें कोई लर्निंग हो रही है और एक तरह से इंजॉयबल होती है। ठीक है, बच्चे खेल खेल में ही सीख जाते हैं, बच्चे घूम भी रहे हैं और बच्चे सीख भी रहे हैं। ठीक है, फिर आगे क्विज भी करवाए जाते हैं, साइंस फेयर और एग्जीबिशन। इन तीनों को हम डिटेल में अगली स्लाइड में हम समझ लेते हैं कि कैसे है। क्विज देखें दो तरह से होते हैं, प्री लेसन और पोस्ट लेसन। प्री लेसन तो आपको पता है कि बच्चों की प्रीवियस नॉलेज को चेक करने के लिए होते हैं। बच्चों में क्यूरियोसिटी हो, बच्चों के सामने क्वेश्चंस रखे जाते हैं, उनमें क्यूरियोसिटी होती है कि अगर हम बच्चों को आज क्रॉप्स के बारे में पढ़ाना चाहते हैं, क्रॉप्स एंड इट्स टाइप्स पढ़ाना चाहते हैं, तो हम बच्चों से ये क्वेश्चन कर देंगे कि ठीक है जी, ये वाली क्रॉप बताओ कौन से सीजन में ग्रो होती है। फिर उन्हें अगर आंसर नहीं आता तो फिर हम कहेंगे ठीक है जी, आज हम इस चैप्टर में आज से सीखेंगे। तो बच्चों में एक जानने की इच्छा को हम जगा देते हैं। ठीक है, फिर वो ध्यान से सुनते हैं उस चीज को। क्रिएट इंटरेस्ट टू लर्न न्यू लेसन, ये भी इसी से जुड़ा हुआ है कि हमने वो क्वेश्चन बच्चों के सामने रख दिए जिसके उनके आंसर नहीं आते थे, और उन्हीं आंसर्स को वो जानने के लिए बहुत ही अच्छे से ध्यान से वो लेसन सुनेंगे। फिर हमने पोस्ट लेसन के बाद भी क्विज रखना है, जैसे उसमें फॉर्मेटिव असेसमेंट्स आ जाती हैं। आपको फॉर्मेटिव असेसमेंट के बारे में पता होता है, जिसमें फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है कि ड्यूरिंग द लर्निंग जो भी उनकी असेसमेंट होती रहती है सीखने के दौरान, जो भी, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ क्विज, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ डिस्कशन, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कैसे कह सकते हैं आप, प्रोजेक्ट। हाँ, जैसे प्रोजेक्ट मॉडल। तो ये पोस्ट लेसन के बाद ये सब कुछ हम क्विज फॉर्म रख लेते हैं। ठीक है जी, आगे देख लेते हैं साइंस फेयर, एग्जीबिशंस एंड टॉक ऑन साइंस। ये सब कुछ क्यों करवा रहे हैं हम बच्चों को? साइंस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में हम ये सब कुछ बच्चे के सामने करते हैं। जैसे साइंस फेयर रखते हैं, डिबेट्स, है ना, ग्रुप डिस्कशन हो जाती है, फिर सेमिनार, वर्कशॉप, साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स पे प्लेज मतलब जो भी ड्रामा, नाटक, है ना, कुछ भी साइंस का कॉन्सेप्ट लेके बच्चों के सामने प्लेज करवाए जाते हैं बच्चों में। लेक्चर्स एंड टॉक ऑफ साइंस टीचर्स और साइंटिस्ट, तो जो भी साइंस के टीचर्स हैं, जो भी साइंटिस्ट हैं, उनके ऊपर लेक्चर दिया जाता है या बच्चों को उन पे बातचीत करने के लिए कहा जाता है। इससे क्या होता है, बच्चों को साइंस के प्रति उनकी रुचि, उनका इंटरेस्ट डेवलप होता है। ठीक है, और एक तरह से उनके मन में साइंटिस्ट के लिए या साइंस टीचर्स के लिए एक रिस्पेक्ट भी पैदा होती है। ठीक है जी, तो ये सब कुछ साइंस फेयर, एग्जीबिशंस या टॉक ऑन साइंस, सब कुछ क्या हो रहा है कि एक साइंस टीचिंग लर्निंग को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, सो दैट बच्चों को एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग का ज्ञान हो। ठीक है,
ट्रेडिशनल लर्निंग से हटकर हम बच्चों को कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। साइंस पेडागोजी का मेन मोटिव ही यही है कि बच्चों को जो भी पढ़ाया जाए बच्चे अपने में एक अच्छी समझ हो, सिर्फ उन्हें एक रोट लर्निंग ना सिखाई जाए, उन्हें डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी से एक अच्छी साइंस की नॉलेज दी जाए, सो दैट दे कैन अप्लाई इन देयर लाइफ।